चलो started. Okay, now last time we had completed our question answer session, है ना? हम लोग ने please keep quiet, all of you. Be very attentive. When I am talking, you are ought to be very quiet. आप बिल्कुल चुप रहेंगे. जब मैं बोल रही हूँ तो आपको बिल्कुल शांत रहना है. और जब आपकी क्यूरीज होगी, then I am going to give you the time. You ask your queries. आप अपने सवाल पूछ सकते हैं. आपकी जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हैं. But when I am explaining you, talking to you, you should keep quiet. Is it clear? Yes. And I suppose I should not repeat it. तो मेन चीज क्या होती है ना, जब हम लोगों ने एक्सप्लेन मैंने कर दिया आपको एग्जाम में कैसे आएगा, क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म में आएंगे. जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पोएम का हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर सारा डिस्कस कर लिया था. माय मदर एट 66. उसका एक टाइप का रिवीजन भी हुआ था, क्योंकि पहले बहुत कम स्टूडेंट थे और अब मुझे जो है गैदरिंग ज़्यादा दिख रही है. दैट मीन्स जो अब आए हैं उन लोगों के लिए भी एक, पुराने वालों के लिए जिनके लिए हो चुका है उनके लिए एक रिवीजन होगा. बट फॉर यू पीपल इफ इट इज़ न्यू तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस पोएम अगेन. फर्स्ट पोएम में हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करा था और जो मेन पार्ट है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, वो मैंने आपको बताया था कि हाउ यू आर सपोज टू राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कंटेन्स 4 मार्क्स फॉर योर एग्जाम, है ना. 4 मार्क वी कैनॉट एफोर्ड टू लीव इट. हम इतना तो हम नहीं सोच सकते कि हम 4 मार्क को छोड़ जाएं, है ना. 4 मार्क में से हम लोगों को पूरे के पूरे 4 मार्क हासिल हो सके विथ लिटिल एफर्ट्स. आप अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आई एम डैम श्योर कि यू विल बी अचीविंग मोर देन 90% मार्क. इट इज़ वेरी इजी, वेरी सिंपल, ओनली द टेक्निक यू हैव टू फॉलो. पहली चीज़ क्या होती है, अगर पोएम को हम देखेंगे 10 मार्क्स का पोएम आता है. पोएम सेक्शन 10 मार्क्स का आता है. अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग दिस थिंग टू यू कि 10 मार्क्स का पोएम का सेशन आता है. पोएम का सेशन 10 मार्क्स का आता है और ये 10 मार्क्स में आपको 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस आते हैं स्टेंजा वाइज. अगर आपने पोएम अच्छी तरह से रिसाइट करिए, पोएम को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है, तो आप उस हर एक आंसर को एक्सप्लेन करने के लिए आप एलिजिबल हैं, है ना. और बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं होते, शॉर्ट आंसर्स नहीं होते, वेरी शॉर्ट होते हैं वो, है ना. लाइन टू लाइन आंसर आपको देना है. जैसे हमने उसमें देखा कि वेयर वॉज पोएटेस गोइंग एंड वेन, है ना. तो एकदम सिंपल है. कहाँ जा रही थी वो, कोचिंग जा रही थी. और कब जा रही थी, ऑन द फ्राइडे. फ्रॉम वेयर शी वॉज गोइंग, फ्रॉम हर होम टाउन. इतने सिंपल जो क्वेश्चंस है ना, आपको सब आंसर आपको पता होंगे. आपको उसको ज़्यादा बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस नहीं करना है. आपको क्या करना है, बस उसमें आंसर पुट अप करके आपको देना है एंड यू विल अचीव फुल 2 मार्क्स. ठीक उसी तरह से सेंट्रल आइडिया पर अगर हम लोग आए, 4 मार्क की सेंट्रल आइडिया, 1 मार्क तो आपको वही मिल जाएगा जब आप कहेंगे कि दिस पोएम, द नेम ऑफ द पोएम इज बीन कंपोज्ड बाय सच एंड सच पोएट और पोएटेस. जब आप इतना लिखते हैं तो यही आपको ना, अगर कोई ये तो अपने एग्जामिनर का मन होता है, कोई 1 भी देता, कोई हाफ दे देता, बट यू आर गोइंग टू गिव द मार्क्स ऑन इट. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. इंट्रोडक्टरी पार्ट में अगर आप लोग लिखते कि दिस इज द पोएम कंपोज्ड बाय सच एंड सच ऑथर, पोएट, और पोएट की मंशा क्या थी, अगर वो आप एक लाइन में लिख देंगे तो ये और भी अच्छा हमें कर देगी. देखो लैंग्वेज में क्या होता है बच्चों, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको कितना अच्छा लिख सकते हैं, कितना अच्छा आप बना सकते हैं उसको, है ना, कितना अच्छा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. उसके ऊपर आपको जो है बहुत लंबा चौड़ा नहीं आपको करना. अगर उस जितने वर्ड्स दिए हैं उस वर्ड्स के डबल टिबल नहीं करना है आपको. एक पूरा पेज आपको नहीं भरना है. आप शॉर्ट ही लिखिए, लेकिन लिखिए अप टू द मार्क. लिखिए ऐसा कि उसमें पूरा पोएम का जो समरी है, पूरा पोएम का जो सारांश होता है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए. नाउ कम टू द सेकेंड पोएम. वी हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस सेकेंड पोएम, कीपिंग क्वाइट. कीपिंग क्वाइट का अगर हम लोग देखते हैं अबाउट द पोएम,
अगर हम ये देखते हैं अबाउट द पोयम, तो उसमें क्या है, ह्यूमन बीइंग, ही इज हु इज आस्किंग, पैब्लो नेरूडा। पैब्लो जो है, जो पोएट है, वो हमसे चाह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग की जितनी भी वर्ल्डली एक्टिविटी है वो क्या होती है, ये बहुत सारी वर्ल्डली एक्टिविटी सेल्फिश एक्टिविटी होती है, मतलब अपने ही सेल्फ सेंटर्ड होती है। हमें अगर घर की ज़रूरत है तो हम फॉरेस्ट को काटने चलते हैं, हमें ज़मीन की ज़रूरत है तो हम फॉरेस्ट को काटने चलते हैं। सेल्फिश मोटिव, अपना इनर स्वार्थ, हमारे अंदर का जो स्वार्थ, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम जो है ये सब चीज़ें करते हैं। तो उस बेसिस के ऊपर देखा गया है। तो पोएट ने हमको क्या कहा, पोएट हमको यही कह रहे हैं कि आप लोग क्या करो, कुछ टाइम के लिए अपनी इस वर्ल्डली एक्टिविटी से छुट्टी ले लो। लॉकडाउन में जैसे हम लोगों ने दुनिया की चीज़ों से छुट्टी ले ली थी और अपने अपने घरों में कैद हो गए थे, और वो ये नहीं कह रहे कि घरों में कैद हो जाओ, वो ये कहता है अपनी चीज़ों से, अपनी जो वर्ल्डली एक्टिविटी है उससे तुम छुट्टी लो, और प्रेम, भाईचारा, आपस में मेल झोल और उन सब चीज़ों से प्रेम करो जिसको तुम नष्ट कर रहे हो, जिसको तुम नष्ट कर रहे हो, उन सब चीज़ों से प्रेम करो। उन्होंने कहा फिशरमैन के लिए कि आप जो है क्या करिए, आप वेल से प्यार करिए। अभी आप बताइए, अगर फिशरमैन मछलियों से प्यार करेगा तो बेचेगा क्या, है ना। लेकिन कुछ समय के लिए आप जो हो ये एक्टिविटी को छोड़ दो और आप अपने उससे उस जीव से प्यार करो। फिर वो कह रहा है कि जो नमक बनाने वाला है, हाथों में छाले पड़ रहे हैं, उसने अलाउ करना चाहिए कि उसके हाथ के छाले ठीक हो जाए, तब वो नमक बनाए, क्योंकि नमक से क्या होता है, हाथ कट जाते हैं। तो बोले हाथों के जो कट्स है उसको हील अप होने के लिए टाइम दो, इसलिए कुछ समय के लिए ये काम को स्टॉप कर दो। कहने का मतलब ये है कि हमारी जो भागम भाग की ज़िंदगी है, जिसमें हमने अपने सारे रिश्ते, सारी एक दूसरे से भाईचारा, मेल झोल, एक दूसरे को मिलना जुलना, दुख सुख में साथ रहना, ये सब कुछ हमने क्या करा है, ख़त्म सा कर दिया है। ये बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इन दिनों तो बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गया है ना। कोई किसी के घर में अगर बिन बताए चला जाए तो वो ऑफेंड हो जाते हैं, उनको गुस्सा आ जाता है, वो उनको मैनरलेस कहने लगते हैं। अगर आज के टाइम पे विदाउट फ़ोन करके कोई चला जाए किसी के घर में, एकदम डायरेक्ट डोरबेल बजा दी और उन्होंने खोल के दिखा रही ये आ गए, कोई भी रिश्तेदार हो, कोई भी मिलने जुलने वाला हो, कुछ हो, तो लोग जो है इतना गुस्सा हो जाते हैं, अंदर ही उनके अंदर जो है ना बुरा लगने लगता है उनको कि ये बिना बताए क्यों चले आए। दिस इज अगेंस्ट द रूल ऑफ मैनर्स। ये मैनरफुल बात ही नहीं है। अरे कहीं किसी के घर जाते तो बता के जाते, है ना। आज के ज़माने में ये सोचते हैं, लेकिन जब अगर हम पुराना टाइम याद करेंगे, अपनी मम्मी लोगों का टाइम याद करेंगे, तो देयर वाज नो टेलीफोन, नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं था। एनी टाइम एनीबडी कैन गो टू एनीबडीज हाउस, कोई रोक टोक नहीं था और ना ही किसी को बुरा लगता। कभी कभी आप रात में जो है पूरा खाना पीना खा के समेट के, किचन समेट के अपने बेड पे जाने को होते हैं और उसी समय कोई ऐसा गेस्ट आ जाता है, ऐसा कोई गेस्ट आ जाता है। आज के टाइम में तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, जोमेटो कर लो, ये कर लो, वो कर लो, कुछ भी मंगा कर उनको खिला दो। लेकिन पहले के टाइम पे ये नहीं था। पहले के टाइम पे ये रहता था किचन खोलनी पड़ती थी और फिर उनके लिए बनाना पड़ता था प्रेजेंटेबल तरीके से, कुछ तो बनाया, भले ही देर रात में आते थे। एंड नोबडी वाज हैविंग एनी ऑफ द प्रॉब्लम फॉर दिस थिंग। किसी को कोई ऐसी आपत्ति नहीं रहती थी, क्योंकि पहले के टाइम में ऐसा ही होता था। इट वॉज वेरी नाइस टाइम, मेल झोल रहता था, कोई बीमार पड़ता तो उसको मिलने जाते थे। बट आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में अगर कोई बीमार भी है तो उसको पहले फ़ोन करती हूँ, आर यू कंफर्टेबल, आराम तो नहीं कर रहे हो, नहीं हम आए तुम्हें देखने के लिए, नहीं अगर तुम्हें कोई परेशानी हो रही हो, अगर कोई, और जो तीमारदार है वो क्या कह देता है, उतने दुखी हो जाते हैं आने जाने वालों से, वो क्या कह देते हैं, अरे कोई ऐसी फॉर्मेलिटी की बात नहीं, आपने फ़ोन करके पूछ ले, यही बहुत। आपने फ़ोन करके पूछ लिया, यही बहुत, isn't it? तो दिस थिंग वॉज गोइंग ऑन एट दैट पीरियड। तब ये पोएट ने ये पोएम लिखी कि हमें क्या करना है, उन सारी एक्टिविटी को ख़त्म करना है, स्टॉप करना है फॉर सम टाइम।
टाइम और हमें क्या करना है, एक दूसरे के साथ में मेल जोल, भाईचारा, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होना, ये सब कुछ करना है। और यहाँ पर हम लोग उनको पोएट का कहने का मतलब ये नहीं है कि आप इंजन डाउन कर दो या आप काम पे मत जाओ तो घर में आलस की तरह पड़े रहो। नो, ही नेवर आस्क्ड यू टू लिव इनएक्टिव। आपको अपना एक्टिव लाइफ करनी है। आप वो अपनी जो आपकी छुपी हुई हॉबीज़ है, छुपा हुआ जो टैलेंट है आपके अंदर, जो आप हमेशा से करना चाहते हैं, आप उसको करिए। आप लोगों से मेल जोल करिए, आप अपने घर वालों के साथ में टाइम स्पेंड करिए, उन लोगों को जानिए। अपने बच्चों के लिए आप दिन रात भागे फिरते मेहनत करते, उन बच्चों को जानिए, उन बच्चों की क्या ख्वाहिशें उनको जानिए। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं होती है। अब तुम भले एडोलसेंट एज में आगे हो, लेकिन तुम्हारी भी क्या ख्वाहिश होती है कि मम्मी पापा के साथ में टाइम स्पेंड करना है। मम्मी के साथ में तो बहुत हो ही जाता है टाइम, लेकिन स्पेशली फादर, क्योंकि फादर बिजी रहते हैं, है ना। तो फादर के साथ में हमें अगर टाइम स्पेंड करने को मिल गया, उनके साथ में मूवी जाने को मिल गया, उनके साथ में किसी रेस्टोरेंट में जाने को मिल गया या किसी पार्क में ही चले गए अगर फादर के साथ में, तो यू बिकम सो हैप्पी। तुम्हारे अंदर से जो एक खुशी होती है वो बाहर चेहरे पे आती है। तो ये बच्चों की डिमांड होती है। ये सब बातों को सोचते हुए ये पोएट ने कंपोज करी, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको उसमें मेंशन करनी है आपके सेंट्रल आइडिया में। अब जैसे यहाँ पर अगर हम लोग स्टैंजा वाइज देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखेंगे पेज नंबर 149 अगर आपके पास राजीव प्रकाशन है तो। What does the poet say in the first two lines? अगर हम लोग पहला वाला देखेंगे, now we will, जो है फर्स्ट स्टैंजा देखेंगे। रीड दिस, who will recite the stanza? Anybody of you? रिसाइट करो, कौन खड़ा होकर रिसाइट करेगा पोएट? फर्स्ट स्टैंजा, हाँ, वेरी गुड। Now we will count to 12 and we will all keep still for once on the face of the earth. नहीं, अर्थ। Let not speak in any language. Let stop for 1 second and not. बस बैठ जाओ, है ना। अब देखो बेटा, एक तो स्टेंजा को बहुत अच्छा करा, इट इज़ अ गुड एफर्ट। इन्होंने कम से कम इतना ही हिम्मत दिखाई के खड़े होकर बोल तो रहे हैं। बट एक ना पोयम को जब एक गाना होता है, कविता होती है, तो उसकी एक लय होती है ना। अब जैसे इसको हमें लय में करना है। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, है ना। एक लय से हमें इसको पढ़ना है। इसको ऐसा नहीं जैसे हम लैंग्वेज पढ़ते हैं, जैसे हम पैराग्राफ रीड करते हैं, उस तरह से रीड नहीं करते, इसको एक लय में रीड करते हैं। अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, पोएट हमको पूछ रहे हैं कि पहले की जो 2 पंक्तियाँ हैं उसमें कवि क्या कहना चाहते हैं। Who will tell me this answer? कौन बता सकता है कि पहले की 2 लाइन में what the poet wants to express? ट्राई करो। Now we will count to 12 and we will all keep still. Count to 12 कहा है, काय के लिए उसने कहा कि जैसे हम कहते हैं ना, now start 1 2 3 start, है ना। तो दिस इज द काउंटिंग बिफोर डूइंग द थिंग। हमें कुछ स्टार्ट करने से पहले, हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसको छोड़ने के लिए हमें समय चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता स्टॉप तो हम क्या कर रहे हैं उसको समेट ही नहीं पाए और हम स्टिल हो जाए। नो, आपको जो है ना वार्निंग बेल्स दी गई है। आपको क्या कर रहा है पोएट, आपको वार्निंग बेल्स दे रहा है कि नाउ इट इज़ द टाइम टू बी स्टिल, नाउ इट इज़ द टाइम यू आर नॉट गोइंग टू यूज एनी लैंग्वेज, नाउ इट इज़ द टाइम यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ, यू हैव टू लिव ऑल द थिंग्स एंड यू हैव टू कम टू व्हाट इट कॉल्ड स्टिलनेस। स्टिलनेस का मतलब ये नहीं कि एकदम स्टैंड स्टिल, नहीं, अब इस काम को आपने छोड़ दिया। पोएट क्या कहना चाह रहा है कि आपने जो आपके हाथ का काम है उसको 12 तक काउंट करने तक समेट लिया और उसके बाद में उसको एक समय तक के लिए उसको क्या करा, छोड़ दिया, है ना। तो दिस इज द
poet's explanation in first two lines. What does the poet wants? Once on the face of the earth. Face of the earth के ऊपर क्या है? For once on the face of the earth, let not speak in any language. क्या कह रहा है? Face of the earth का क्या मतलब है? मतलब हम अर्थ पे खड़े हैं, अर्थ के सामने हैं. We are living on the earth. The living planet is only earth, है ना? हम अर्थ पे खड़े हैं. अर्थ को साक्षी मानकर हम ये कह रहे हैं कि अब हम कोई भी लैंग्वेज यूज नहीं करें. इट डजंट मीन्स कि वी आर नॉट गोइंग टू यूज आवर डे टू डे बातचीत ही बिल्कुल बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है. व्हाट पोएट वांट्स टू से कि हमारा जो लैंग्वेज और वर्क है, हम कई बार हम लोग क्या करते हैं ना, कई बार हम लोग मुंह से बोलते हैं, कई बार हम लोग अपने एक्ट से बोलते हैं, है ना. What you are doing and I am doing something, तो it is being shown by the act. तो हमारा जो वो वर्किंग एक्ट है, वो वर्किंग लैंग्वेज है. बहुत सारे लैंग्वेजेस होती है ना. एक तो होती है कि हम भाषा से एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं. एक होती है कि जब हम अपने एक्ट से करते हैं, हम कुछ वर्क कर रहे हैं, उससे हम दर्शाते हैं, लोगों को बताते हैं कि वी आर डूइंग दिस थिंग. तो वो जो लैंग्वेज है उसको क्या करना है, हम लोगों को स्टॉप करना है. वी आर नॉट सपोज टू यूज एनी लैंग्वेज एंड वी आर देयर टू कीप क्वाइट ऑन द फेस ऑफ द अर्थ. वी हैव टू कीप क्वाइट एंड फॉर व्हाट? फॉर सेकेंड. हमें कुछ सेकेंड्स के लिए, हमें कुछ सेकेंड, मतलब ये नहीं कि 1 2 3 सेकेंड, मतलब कुछ समय के लिए आपको क्या है, अपने वर्क का, द लैंग्वेज ऑफ वर्क को आपको साइड करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What does the poet wants for 1 second? He wants to stop all the things, all the working language. जो कुछ भी वो काम करते हैं, जो भी काम कर रहे हैं ना, उन सब चीज़ों को स्टॉप करें. और हम क्या नहीं करें? हम अपने आर्म्स को मूव नहीं करें. आर्म्स को मूव करने का मतलब ये नहीं कि हम यूँ खड़े हैं, ना हम अपने हाथ को इधर कर रहे हैं. सरफेस मीनिंग ये, बट अगर आप डीप मीनिंग इसकी जाएँ, पोएट हमें ये बताना चाहते हैं कि हम अपने वर्क को स्टॉप करें. और वर्क क्यों स्टॉप करना है? इनएक्टिव होने के लिए वर्क स्टॉप नहीं करना है. वर्क हमें यूँ स्टॉप करना है ताकि हम वो काम कर सकें जिसके लिए परमेश्वर ने हमको रचा है. हम एक दूसरे के लिए सोचें, एक दूसरे के लिए भाईचारे के साथ रहें, एक दूसरे की तकलीफ़ों को समझें, एक दूसरे के सुख और दुख में सम्मिलित हों. वो समय हम अपना निकालें जो अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फेलो पर्सन्स के साथ में, अपने फ्रेंड सर्कल में हम एक दूसरे की तकलीफ़ों को समझें, उनके ऊपर वर्कआउट करें. इससे रिलेशंस बनते हैं, इससे एक दूसरे के साथ में हमारे संबंध अच्छे होते हैं, है ना. वो सब हो जाते हैं. हमें आर्म्स मूव नहीं करना है. दैट मीन्स वी आर नॉट सपोज टू डू द वर्क. ये नहीं है कि हमें अपना हाथ को भी स्ट्रेच नहीं करना है, नहीं. हमें पोएट हमें क्या कह रहा है कि हमारे जो वर्क की लैंग्वेज है उसको हमें बिल्कुल से स्टॉप करना है, और हमें जो है अपनी वो लैंग्वेज को हमें यूज़ करना है. अगर आप यहाँ पे बहुत सारे स्टेंजा है, उन सब के क्वेश्चन आंसर्स को आप बहुत अच्छी तरह से कर लीजिएगा. बहुत इसमें जो है ना छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन आप उसको बहुत आराम से कर सकते हैं क्योंकि पोएम आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है. आप उसको बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हैं, और जितना अच्छी तरह से आप लिखोगे विदाउट मिस्टेक, एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखिए ताकि मिस्टेक्स कम हो आपके. और जब विदाउट मिस्टेक्स आप करेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट 100% मार्क्स. और अब आते हैं हम लोग इसके लिए, इसके जगह पे सेंट्रल आइडिया. तो जैसे सेंट्रल आइडिया मैंने कहा है, आपको सेंट्रल आइडिया में क्या करना है, स्टेंजा वाइज आपको एक्सप्लेन करना है. स्टेंजा वाइज आपको एक्सप्लेन करना है ना. पोएट हमें क्या चाहते हैं, अगर आप पूरी तरह से इसको 3 पैराग्राफ में डिवाइड कर लीजिए. पहला पैराग्राफ क्या है? पहला पैराग्राफ तो पोएट, दिस पोएम इज बीन कंपोज्ड बाय द सच एंड सच पोएट, वो लिख लिया आपने. एंड व्हाट द पोएट वांट्स टू से, द पोएट वांट्स टू काउंट अप टिल 12 so that we can leave all our work and get engaged in brotherhood. मतलब brotherhood का मतलब होता है भाईचारे में एक दूसरे के साथ में बने रहें. ये छोटा सा आपने एक्सप्लेन करा. उसके बाद में आप
स्टेंजा वाइज आप उस चीज़ को दो दो लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हो। सेकेंड पैराग्राफ में, थर्ड पैराग्राफ में आप क्या लिख सकते हो, व्हाट इज द डीप मीनिंग, डीप मीनिंग क्या है, इस पोएम को लिखने का उद्देश्य क्या है, ये सब कुछ आप उसमें बता सकते हो। पहले इसमें आप ये बताओगे कि पोएट क्या चाह रहा है। पोएट चाह रहा है कि आप अपनी फिशरीज़ का वर्क छोड़ें, आप पोएट चाह रहा है कि आप जो सॉल्ट बना रहे हैं उसको छोड़ें, पोएट चाह रहा है कि जो इंजन में फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं उसको छोड़ें, पोएट चाह रहा है कि आप जितना भी वो करते हैं व्हाट इट कॉल्ड वर्ल्ड वार के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब एंड ये और ये जो बनाना का काम है, लीव ऑल दिस वर्क एंड व्हाट यू आर सपोज टू डू एंड व्हाई यू आर सपोज टू डू ऑल दिस थिंग, वो हम थर्ड पैराग्राफ में है ना। इसके द्वारा पोएट ये नहीं चाह रहा कि आप इनएक्टिव हो जाए, आप लिथार्जिक हो जाए, ज़ीललेस हो जाए, नहीं। पोएट ये चाह रहा है कि आप उस चीज़ पे वर्क करें जो आपके रिश्तों को बनाएगा, जो इंटरनली आपको खुशी देगा, ऊपरी तौर से नहीं लेकिन इंटरनली खुशी देगा। एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का भरोसा, एक दूसरे का विश्वास, एक दूसरे की वेलबींग का होना हमें क्या करता है, एक सिक्योरिटी देता है, एक प्यार देता है और जीवन को उज्जवल बनाता है, अंदर से निखारता है। और जब हम अंदर से निखारते हैं तो हमारे चेहरे पे भी वो खुशी दिखाई देती है। आ रही बात समझ में? कोई डाउट है? कोई अगर प्रॉब्लम है तो मुझे पूछो। सब लोग लिखेंगे सेंट्रल आइडिया अपनी लैंग्वेज में और आपकी मैम से चेक करवाएंगे, ठीक है ना? So that you will write it down. Until and unless you don't write, you will won't be able to memorize it. उसको पढ़ने के लिए उसको ना रटने से कुछ काम नहीं होगा बेटा, समझना है। और समझ के जब लिखोगे तो लिखने से क्या होगा, अपने आप लर्न हो जाएगी चीज़, ठीक है? Is it clear? Next period we are going to start a new chapter. We will start a new chapter. तो देखा बच्चों आप लोगों ने, एक बार रिसाइट करो पोएम को, एक बार पोएम रिसाइट करो। देखो उसमें कोई चीज ऐसी है कि जो समझ में नहीं आ रही, कोई ऐसी बात है जो समझ में नहीं आ रही। फर्स्ट स्टैंजा देखो, सेकंड स्टैंजा देखो। जब मैं आपको जो लेसन कराती हूँ उसी दिन वो लेसन जाके घर में रीड करना है सबको, उस दिन जाके घर में वो लेसन को रीड करना है। और जब आप रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आई है, और अगर जो चीज़ नहीं समझ में आई है नेक्स्ट डे आप उससे पूछ सकते हैं। इज इट क्लियर?